दादी के गुजरने के बाद आपको अकेलापन महसूस हुआ था? थोड़े दिन के लिए हुआ, फिर क्या कहते, उसमें तो देखो जी इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो बल्कि मुझे तो खुशी हुई, बेचारी चली गई, ठीक कहा। सारी फैमिली की आप ही ने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? सारी आपके क्या करता बताओ, आई वॉज दी एल्डेस्ट, तो मैं सपोर्ट ना करता तो फिर कैसे चलता। सोना तो खरीद नहीं सका। फिर मेरी मिसेज ने कहा कि मेरा सेट जो है ये आप रिटायर जब हुए, एज अ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुए, तो वो अपनी जर्नी बताओ कि आपको कैसे टीचर की जॉब मिली और कैसे आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बने। उस वक्त नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबको मिल जाती। पार्टीशन हुआ हाँ 1947 में, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी? आप पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान बना तो लोगों ने कहा पिताजी को कि आप अपने घर में न रहना, आपको हम छुपा देते हैं कहीं भी, पर आप यहाँ अपने घर में नहीं रह। कहाँ पे क्यों बनना पड़ा मुसलमान? उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने वो कहने लगे हम गाय का काटते हैं और इनको गाय का मीट खिलाएंगे सबको। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए और फिर भी चेहरे पे उन्होंने हमेशा स्माइल रखी। आज ये 92 इयर्स के हैं और फिर भी इनकी आवाज़ में पूरा जोश है। ये पैदा हुए थे एक ऐसे एरिया में जो पाकिस्तान में है। जब इंडिया पाकिस्तान का 1947 में पार्टीशन हुआ, तब ये सिर्फ 14 साल के थे। इंडिया आने के सफ़र के दौरान और उनके बाद भी इन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और फिर उनके बच्चों के लिए। ये एक इंग्लिश टीचर थे एंड रिटायर हुए एज अ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इनकी मॉडेस्ट लाइफस्टाइल और इनकी लाइफ स्टोरीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है एंड इसलिए इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आप सबके साथ इनकी लाइफ शेयर कर रहा हूँ। ये और कोई नहीं पर मेरे दादाजी हैं, श्री वेद प्रकाश चौधरी। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पॉडकास्ट में जाने से पहले। पहला, दादाजी को थोड़ा ऊंचा सुनता है और आज उनकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा कम्युनिकेशन में इशू रहा पॉडकास्ट के दौरान। दूसरा, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। देखे तो बहुत हैं बट सीखते तो एक्चुअली करने से ही हैं, तो मुझसे काफ़ी गलतियां भी हुई हैं। एंड विद दैट आई वेलकम यू टू हिज जर्नी। दादी के गुजरने के बाद आपको अकेलापन महसूस हुआ था? थोड़े दिन के लिए हुआ, फिर क्या कर सकते, परमात्मा की मर्जी थी, उनको बुला लिया अपने पास, तो बल्कि मुझे तो खुशी हुई, बेचारी चली गई, ठीक कहा। क्योंकि वो गिर गई थी, वो चल नहीं सकती थी, बेड पर रही 2 साल, हमने जितनी सेवा हो सकती थी की उसकी। आप दादी के साथ इतने साल इकट्ठे रहे, आपने अपनी 50वीं सालगिरह भी मनाई, तो आजकल क्या होता है कि आजकल की जनरेशन 5-6 साल ट्राई करते हैं फिर डाइवोर्स ले लेते हैं। हाँ, तो क्या सीक्रेट है ऐसा हैप्पी मैरिज का जो आप दोनों इकट्ठे टिके रहे इतने साल? हमारे साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटी कि जो हमारे को ऐसा करना पड़े। हाँ। यानी हम बिल्कुल, हमारा जीवन जो था बड़ा स्मूथ था, एक दूसरे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते थे। बच्चे भी हमारे इसी तरह हमने पाले हैं, तो उनको भी शिक्षा यही दी है कि अपनी जिंदगी में झगड़ा झुगड़ा किसी के साथ, अपनी पत्नी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ नहीं करना, आराम से जिंदगी गुजारो। कौन सी क्वालिटी उनकी सबसे अच्छी लगती थी दादी की? शांत स्वभाव की थी, सुबह शाम उसने परमात्मा का नाम लेना, प्रार्थना करनी। हाँ जी, वो अपने इसी जिंदगी में इसी तरह उसने व्यतीत किया है। अच्छा, आप बॉर्न कहाँ पे हुए थे? पैदा तो देखो हम हुए थे डिस्ट्रिक्ट मिंट कुमरी में। अच्छा। जैम्बर उस जगह का नाम था। जस्ट ये गुरदासपुर से फिर पाकिस्तान को जाते हुए उधर लगता था डिस्ट्रिक्ट मिंट कुमरी। अच्छा। तो वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई थी। अच्छा। हमारा गांव जो था वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था। हालांकि जमीन हमारी बहुत थी, 400 बीघे जमीन थी हमारी वहाँ पाकिस्तान में। अच्छा। उसके बदले में हमारे को 100 बीघे मेरी नारनौल डिस्ट्रिक्ट में, नारनौल के पास एक गांव है नारनौंद, अच्छा, वहाँ मिली थी 100 बीघे जमीन। उसके बदले में क्यों? 400 बीघे जमीन थी ना। हाँ। जब पाकिस्तान से आए तो जितनी हमारी जमीन थी उतनी थोड़ी देते थे। अच्छा, तो पार्टीशन के बाद उन्होंने 400 की हाँ, जगह उन्होंने 100। हमारे को कंपेंसेट किया, भाई चलो अच्छा। तुम 100 बीघे जमीन ले लो। परंतु वो इलाका भी ऐसा था, रेतलर इलाका था, वहाँ कोई फसल नहीं होती थी, लेरा अंधेरा नहीं, बारिश होती नहीं थी। तो वहाँ जो लोग रहते थे वो उन्होंने जमीन में कब्जा कर लिया। फिर जब देखा भी अब कोई चारा नहीं,
तो वो ज़मीन हमने बेच दी, 100 रुपये बीघा के हिसाब से बेची, तो 100 बीघे ज़मीन थी, तो 10,000। 10,000 रुपये हमारे को मिले, वो पिताजी ने जमा करवा। हुँ, देखो ऐसा है बेटा, हम लोग शुरू से गरीब थे, तो अब तो हम सब कुछ ठीक-ठाक है, हुँ, गुज़ारे माफ़िक ठीक है, पर उस वक़्त हमारे पास कुछ नहीं था। हुँ, हाँ जी, जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, तो हमारे पास कॉलेज वाले कपड़े नहीं थे कुछ। हुँ, अब वही मैं बताऊँ, मैं फटेदार पजामा पहन के हम कॉलेज में जाते थे, तो मैं अकेला थोड़े था, बाकी लड़के भी आते थे। हुँ, कोई पैंट वाला होता था, बाकी तो सारे पजामे में ही आते थे। हुँ, इस तरह टूटी जूती, पंजाबी जूती वो पहन के जाते थे। बूट किसके पास थे? किसी के पास नहीं होते। हुँ, तो इस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की। चलो परमात्मा ने हमारी हेल्प की, हम पढ़ाई में ठीक-ठीक चलते रहे, हुँ, फेल कभी नहीं हुए, इसलिए वो कामयाब होते गए। मेरी नौकरी लगी थी 130 रुपए पर, हुँ, और जब मैं रिटायर हुआ तो 8,000 तनख्वाह थी जानी, अच्छा। तब भी कुछ नहीं था। हुँ, तो इस तरह करके गुज़ारा आराम से होता था, हालाँकि सस्ता ज़माना था, पर गुज़ारा हो जाता था। अगर किसी के पास साइकिल हो तो लोग कहते थे कि फलाँ के पास साइकिल है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा ऐसी बात। हाँ, अच्छा, तो फिर जब ये रेडियो आ गए, तो कहने लगे कि रेडियो है फलाने के घर में तो। हुँ, तो इस तरह की बातें लोग करते थे। साइकिल और रेडियो तो बड़ी आम चीज़ हो गई थी, पर फिर भी कुछ लोगों के पास ही होती थी। हुँ, हमारा जो अम्बाले में मकान था, उस वक़्त बिजली जो थी, वो प्राइवेट कंपनियों के पास होती थी। हुँ, तो हमारे मोहल्ले में हमारे घर में लाइट लगी सबसे पहले। इसी तरह फिर पानी का कनेक्शन जब मिलने लगे, तो पानी का कनेक्शन भी सबसे पहले हमारे घर में लगा था। अच्छा। तो हम लोग फिर भी अपने दूसरों से की अपेक्षा अपने आप को ठीक समझते थे, भी चलो ठीक है, हमारा काम जल्दी-जल्दी हो जाता है। आप मेरे दादाजी हो, मैं जानना चाहता हूँ आपके दादाजी और दादी के बारे में और नाना जी और नानी के बारे में। दादा तो हमने देखा ही नहीं। मुझे ये बताना वो कहाँ रहते थे? क्या करते थे? कैसा लाइफ़स्टाइल था उनका? सब बताओ। दादी जो थी वो हमारे साथ ही रहती थी। बेचारी उस वक़्त जब औरतें जो थी अनपढ़ ही होती थी, ज़्यादा आदमी भी अनपढ़ होते थे, हुँ, तो वो भी अनपढ़ थी। तो इंस्पेक्टर को वो इंस्पेक्टर कहा करती थी, हुँ, है नहीं? तो इस तरह की बातें हम उसका मज़ाक करते थे, हुँ, इंस्पेक्टर हुँ, है नहीं? हुँ। तो फिर ऐसे चलता रहता था मज़ाक दादी के साथ, तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। बेचारी भी सीधी थी, ठीक है, आराम से रहते थे। और अपने मम्मी-पापा के बारे में? वो क्या करते थे? क्या मेरे लाइफ़स्टाइल था? पिताजी सर्विस करते थे जेल डिपार्टमेंट में। अच्छा, उस वक़्त तो 5वीं पास को भी नौकरी मिल जाती थी। ये कौन से साल की बात है? ये तो देखो जी, उस वक़्त मेरा 33 का जन्मदिन है, उससे पहले ही वो सर्विस करते थे। हुँ, माताजी तो हुए सन 60 में रिटायर, हुँ। और पिताजी हो गए थे 55 में रिटायर। अच्छा, तो उस वक़्त तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी होती थी, हुँ, 40-50 हज़ार रुपए बस इतनी तनख्वाह मिलती थी। हुँ, और जब पेंशन मिली तो 25,000, उनका गुज़ारा फिर भी उसमें हो जाता था। हुँ, और फिर जब मैं सर्विस में आ गया, तो मैंने उनको पूरी तरह सपोर्ट किया, हुँ, उनका पूरी देखभाल करता था, और उनकी जितनी मेरे से सेवा हो सकी है मैंने की है। हुँ। और मेरे छोटे भाई थे, उनको मैंने पढ़ाया जितना मेरे में समझ था। सारी फैमिली की हाँ, आप ही ने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्या करता बताओ, आई वाज़ द एल्डेस्ट। अच्छा, एल्डेस्ट मेल मेंबर मैं ही था। हुँ, तो अब छोटी बहन की शादी मैंने करवाई, हुँ, ओम की शादी मैंने करवाई, चंदर की शादी मैंने करवाई, तो मैं सपोर्ट ना करता तो फिर कैसे चलता? हुँ, आखिर कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा, माँ-बाप तो इतने इतने समृद्ध थे नहीं, हुँ, वी वर वेरी पुअर पीपल। हुँ। आप रिटायर जब हुए, एज़ अ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुए, तो वो अपनी जर्नी बताओ कि आपको कैसे टीचर की जॉब मिली उस टाइम पे और कैसे आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बने? जॉब तो ऐसे मिली कि हमने पहले बीए किया, बीए के बाद बीटी किया। उस वक़्त बीटी का लास्ट सेशन था। अच्छा, तो लास्ट सेशन मेरे को एडमिशन मिली हिसार में। हुँ, वहाँ बीए बीटी किया, बीटी करने के बाद आए तो उस वक़्त नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबको मिल जाती थी। अच्छा, तो फिर मेरे को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नौकरी मिल गई। फिर पहले तो दूर लगी थोड़ी-सी, फिर कोशिश करके हम
नज़दीक आ गए, धुंधला में आ गए, 5-6 किलोमीटर साइकिल पर जाते थे, रोज़ सवेरे शाम को, दोपहर को वापस आ जाते थे। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। 1 साल मैंने वहाँ जॉब की, उसके बाद मेरे को हिमाचल से ऑफ़र आ गई, मैं हिमाचल में चला गया। तो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे चूज़ हमने टीचिंग में जो सब्जेक्ट लिए थे ना, उसमें एक इंग्लिश थी, एक हिस्ट्री थी। अच्छा। या तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाओ या ये इंग्लिश पढ़ाओ, हम इसी चीज़ के लिए उन्होंने हमारे को ट्रेन किया। तो इंग्लिश ही पढ़ाई है मैंने तो 10वीं तक। तो टीचर से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कैसे बने? पहले मैं मिडिल स्कूल में हेडमास्टर था। मैं कुफट्टा में था, तो वहाँ पर हमारे नागदर शास्त्री जी थे ना, उनके पास एक गढ़वाली पंडित आया। अच्छा। वहाँ हमारे गाँव में लाइट उस वक़्त नहीं थी, तो उसने कहा जी आप मेरे को अपना पैर दिखाओ। मैंने अपना पैर दिखाया और उसने दीवे की लाइट में उसमें से छाँट के मेरे को डिक्टेट करवाया इंग्लिश में। अच्छा। और उसने मेरे को बोला कि आपकी 3 प्रमोशन होंगी अच्छा। और 27 जून से पहले-पहले आपकी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा। मैं हैरान, ये कहते 27 जून से पहले ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ तो जुलाई अगस्त में ट्रांसफ़रें होती हैं, उससे पहले तो ट्रांसफ़र होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप हैरान हो गए कि उस साल 24 जून को ट्रांसफ़र ऑर्डर इफ़ेक्ट हो गए। अच्छा। उसने मेरे को बोला कि आपकी 3 प्रमोशनें होंगी। पहली प्रमोशन मेरी हुई, मैं हाई स्कूल का हेडमास्टर पढ़ा। अच्छा। दूसरी प्रमोशन हुई, मैं प्रिंसिपल गया। तीसरी प्रमोशन हुई, मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अच्छा। आप मुझे अपनी जर्नी बताओ, जब पार्टीशन हुआ हाँ, 1947 में, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी? आप पाकिस्तान में थे? पार्टीशन जब हुई ना, उससे पहले हम जनवरी 47 में अमृतसर में थे। अच्छा। तो पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई कच्चा खूह, वो था मुल्तान ज़िले में। अच्छा। खानेवाल तहसील के पास था, छोटी जगह थी। उस वक़्त मैंने 8वीं का इम्तिहान दिया था। अच्छा। 8वीं का इम्तिहान जो वर्नाक्युलर फाइनल का होता था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी। अच्छा। तो मैंने वो इम्तिहान फ़रवरी में दिया और मार्च में हम वहाँ चले गए। ठीक है, वो तो हमने पास कर लिया। फिर 9th में हो गए। 9th में 2-4 महीने पढ़े थे, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बना तो लोगों ने कहा पिताजी को कि आप अपने घर में न रहना, आपको हम छुपा देते हैं कहीं भी, पर आप यहाँ अपने घर में नहीं रहना। अच्छा। अपने घर में आपको खतरा है बहुत। मुसलमानों ने सबको मार दिया लोगों को, और जिनकी जवान लड़कियां थी वो उठाकर ले गए। मेरी बहन भी मेरे से बड़ी थी, है जी, उसका भी डर था हमारे को, और उसने कुर्बानी दी, उसने सुसाइड किया उसी रात को। वहाँ 5-6 हिंदू रहते थे, हिंदुओं के परिवार थे, डॉक्टर था एक 2 और थे, तो वो सारे इकट्ठे रहने लग गए हम लोग। बेटा के खतरा होगा तो सबको होगा, नहीं तो कोई नहीं। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी शुरुआत हुई। फिर पिताजी वहाँ से निकल के किसी तरह से लाहौर पहुँच गए। अच्छा। लाहौर पहुँचे तो वहाँ से इन्होंने हिंदू मिलिट्री अरेंज की। हिंदू मिलिट्री लेके आए, फिर आके गाड़ी ली, उन्होंने कच्चा खूह से हमारे को लाहौर ले आए। अच्छा। वहाँ से हम 1 दिसंबर 1947 को निकले, 2 दिसंबर को हम लाहौर पहुँच गए। वहाँ कैंप था हिंदुओं का, वहाँ हम भी रहे 8 दिन। तो 8वें दिन हमारे को उन्होंने अमृतसर भेज दिया। पर वो गाड़ी वाला, वो मुसलमान ड्राइवर, वो गाड़ी नहीं चलाता था। तो हिंदू मिलिट्री थी, उन्होंने उसकी छाती पर बंदूक रखी, तेरे को तो देंगे मार, गाड़ी तो हम चला लेंगे, तेरे को मार देंगे। अच्छा। बस फिर उसने गाड़ी चलाई पे, तो गाड़ी चला के वो हमारे को लाहौर तक ले आया। लाहौर में आके हम कैंप में रख लिया। 8 दिन हम वहाँ रहे, फिर अब अमृतसर आ गए। अमृतसर में वो तेरे को कहानी सुना रहा था, वो 20,000 रुपये छोड़ के चला गया था। फिर वो आया तो उसके सास ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर हो रहे थे। भाई क्या हुआ तेरे को? कैसे ऐसे हुआ? कि ये पकड़ अपने 20,000 रुपये। जब लोगों ने सुना ना कि फलां आदमी ने 20,000 रुपये वापस कर दिए, तो सारे वहाँ हमारे पास
पिताजी को देखने के लिए कौन सा ईमानदार आदमी है अच्छा। जिसने 20,000 रुपए वापस। और जब फिर पाकिस्तान से वापस आए तो उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प। अच्छा। उन्होंने हमारे को नए बिस्तर दिए, नए बर्तन दिए। हम वहाँ हमारे साथ 10-20 दिन रहे। फिर उसके बाद हमने अप्लाई जॉब कर, फिर इनको नौकरी मिल गई अम्बाले में अम्बाले आके फिर हमने मकान अलाट करवाया। उस वक्त जब मुसलमान छोड़ के चले गए थे वो अलाट करवा लिया, क्योंकि इनके महकमे के कुछ आदमी उसी महकमे में चले गए मकान अलाटमेंट करने, इनको फटाफट अलाट कर दिया। अच्छा। तो इसलिए सारे काम सारे चलते गए। अच्छा। हमारे काम हो गए। आपका मुसलमान नाम भी था एक टाइम पे, भाई मुसलमान बने। क्यों बनना पड़ा मुसलमान? मुसलमान इस बात से उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने वो कहने लगे हम गाय का काटते हैं और इनको गाय का मीट खिलाएंगे सबको। अच्छा। तो वहाँ पिताजी के पास जो जिलान पीछे लोग थे वो आए इनके पास कि क्या करें। उन्होंने 2-4 बकरे काट दिए, लोरी हमने मीट बना लिया और आप भी खाओ हम भी खाएंगे। मुसलमान भी खा गए, हमने भी खा लिया, ठीक है। तो इस तरह से जान बची हमारी। 4 महीने वहाँ रहे। तो आप 4 महीने वहाँ मुसलमान बन के रहे? मुसलमान बन के रहे। उन्होंने कहा कि हमने मुसलमान धर्म अपना लिया है, इसके बाद कोई नहीं कुछ कहता था। मेरा नाम अख्तर हुसैन था। अच्छा। मेरे को तो बाकी होगा मेरे को याद नहीं। इस साल आप 92 इयर्स के हो जाओगे। हाँ। और आपने कहा भी कि आप पूरे फिट और हेल्दी हो, तो उसके पीछे जो आपका डेली का रूटीन है वो बताओगे सबको? 4-4:30 बजे उठ के मुंह माँ धोकर बिस्तर पर बैठे बैठे 1 घंटा माला जप लेता हूँ, परमात्मा का नाम लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं सैर करने जाता हूँ। पौना घंटा मैं सैर करता हूँ, फिर वापस आकर मैं चाय बनाता हूँ, चाय पीता हूँ। फिर मैं टीवी ऑन कर देता हूँ। पहले सुबह 7 बजे पंडित जी ज्योतिष बताते हैं तो वो सुनता हूँ, फिर उसके बाद न्यूज़ सुनता हूँ, फिर मैं नहाने धोने का काम करता हूँ। अच्छा। हम 9:30 बजे नाश्ता करते हैं और फिर 10 बजे मैं भी अपनी सोसाइटी में चला जाता हूँ घूमने के लिए। वहाँ बैठते हैं, सारे सीनियर सिटीजन होते हैं तो वहाँ आपस में गपशप मारते हैं 2 घंटे। और कई दफ़ा कोई खाने पीने की चीज़ भी आ जाती है, किसी को कोई खुशी होती है तो किसी का बर्थडे आ गया, किसी के बेटे का बर्थडे आ गया, तो उससे दिल भी लगा रहता है और मनोरंजन भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद घर आ जाते हैं 12 बजे। फिर मैं सेब और 1 संतरा, सेब तो कद्दूकस करता हूँ वो खाता हूँ। फिर 1:30 बजे खाना खा लेते हैं। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, 4 बजे के करीब उठता हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं मंदिर चला जाता हूँ। तो आई थिंक इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हमने नोट करनी चाहिए कि इस एज में भी आके इन्होंने अपना रूटीन मेंटेन किया हुआ है और ये 15-20 ईयर्स से मेंटेन कर रहे हैं। इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, उसके बाद से लेके अब तक ये डेली वॉक करते हैं। पहले ये 8 से 9 किलोमीटर की रोज करते थे, अब धीरे धीरे वो कम होती जा रही है, बट इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही कमेंडेबल है कि ये अभी तक इन्होंने अपना रूटीन सेट किया हुआ है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते। चाहे वो इनकी हो कि इनको रोज मेडिसिन खानी है, वो भी इनको ये कि एक ही सॉल्ट की होनी चाहिए, वो मेडिसिन भी कभी चेंज नहीं करते बिना एकदम प्रिस्क्रिप्शन लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक कंसिस्टेंसी है और एक डिसिप्लिन है, यही इनको अभी तक इस एज में आके भी पूरा हेल्दी रखता है। आपकी 15-20 साल पहले बाईपास की सर्जरी हुई थी। हाँ। उसके बारे में बताओगे सबको कि वो आपको पता कैसे लगा, फिर जब हुई तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा ट्रीटमेंट नाहन हॉस्पिटल में चलता था। तो वहाँ डॉक्टर मेरे को 1-2 दफ़ा उन्होंने भेजा TMT करवाने के लिए। अच्छा। TMT करवाया तो वहाँ डॉक्टर जिसने TMT की उसने बोला कि आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए। और उस वक़्त पहले तो हमारे को पता ही नहीं लगा। वो मेरे को कहने लगे कि आप 50,000 रुपये का अरेंजमेंट कर लो, हम आपको एम्स में भेजेंगे, वहाँ आपकी एंजियोग्राफी होगी। परंतु मैंने उस वक़्त नहीं करवाई। मैंने कहा मेरे पास 50,000 नहीं है, मैं अभी नहीं करवा सकता। तो फिर उसके बाद 4-5 साल और गुजर गए। ये 95 की बात है। फिर 99 में जाकर मेरी बाईपास हुई। अच्छा। 99 में जिस वक्त डॉक्टर ने कहा कि जाओ आप वहाँ एंजियोग्राफी कराओ PGI में। तो फिर जब हम PGI में गए तो डॉक्टर कहने लगा कि आप फलां डेट को आओ और अपने साथ कम से कम 1.25 लाख रुपया लेके आओ। उस टाइम पे? हाँ, चंडीगढ़। तो हम PGI में 1.25 लाख रुपया लेके मियाँ बीवी दोनों चले गए।
तो वहाँ जाके उनको बोला कि आप हमारे को बेड रूम दे दो ताकि हम अपना सामान तो रखें। कि रूम के लिए तो 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। मैं कहती मुझे फिर आप टाइम दे दो, मैं 15 दिन के बाद आ जाऊंगा, पर मैं बगैर कमरे के तो नहीं रह सकता। आप 1.5 लाख रुपया भी लेके आ गए और यहाँ आके आपने ये कहा, अब तो बाहर कहाँ पैसे रखूंगा, कौन कोई ले जाएगा तो फिर क्या करूँगा। उस टाइम पे चोरियां भी बहुत होती होंगी। हाँ, उस टाइम पैसे की कदर थी। 98 की बात है ये। फिर उन्होंने कहा अच्छा, उसने रजिस्ट्रार को बोला कि इनको कमरा अलाट करो इमीडिएटली। फिर मेरे को उसी दिन कमरा अलाट हो गया। उसका शुक्र है डॉक्टर का कि उसने मुझे इमीडिएटली अकोमोडेट किया और मेरे को कमरा। अब इसमें एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऑल्दो इनकी 15-20 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई, उसके बाद भी इन्होंने अपनी जो डाइट वगैरह है, ऑल्दो इनकी कंसिस्टेंट है, डेली वो सिमिलर खाना खाते हैं, बट उन्होंने कुछ ज़्यादा परहेज भी नहीं किया। वो आज के दिन भी एकदम अभी भी मिठाई वगैरह से रोज़ कुछ ना कुछ खाते ही हैं। उनको खाने के बाद थोड़ी मिठाई चाहिए, कभी कचौड़ी वगैरह भी खा ली, बट तब भी वो इस एज तक मेंटेन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। उनकी बॉडी यूज्ड टू हो गई है उस खाने के लिए, उनकी बॉडी पूरी यूज्ड टू हो गई है उनके डेली रूटीन के लिए, और वो उसी को मेंटेन करते। तो ये एक चीज़ है जो हमें इनसे बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। न्यूज़ बहुत देखते हो, तो आप ये बताओ, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, आपको कौन पसंद है? राहुल गांधी कोई ज़्यादा कामयाब नहीं है हाँ, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि वो हर वक्त एक ही चीज़ लेता है कि मोदी खराब है, मोदी चोर है, मोदी डाकू है। वो इस किस्म की बातें करता है और लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो बाकी बातें करो तो ठीक है, मोदी का क्यों बार बार जिक्र करते हो? और मोदी ने कभी उनके बारे में जिक्र नहीं किया है। नहीं, एक चीज़ तो यही है। दूसरी बात ये है कि वो अडानी का कहता है भी इसको फेवर करता है मोदी, है नहीं। मोदी हालांकि उसको फेवर नहीं करता, करता होगा तो थोड़ी बहुत करता होगा, पर ज़्यादा नहीं है। तो वो हर बिजनेसमैन जो होता है वो अपने सोर्सेज खुद बनाता है। अडानी राइज किया है तो पहले उसको राजीव गांधी ने उठाया। ये तो उसने, अडानी ने बोला एक दिन टीवी पर कि मुझे राजीव गांधी ने शुरू करवाया था और मैं उनके कदमों से आगे बढ़ा हूँ, और इस वक्त वो दुनिया के 2-4 गिने मेने अमीरों में से शामिल है। तो ये उसकी अपनी बुद्धिमत्ता है। इसमें मोदी ने क्या किया? थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, बट मोस्टली उसने अपनी तरफ से ही तो किया। जब इतना बड़ा आदमी, अब देखो इसने कहा कि एक दिन उसको 19,000 करोड़ का घाटा हो गया और दूसरे दिन 25,000 करोड़ का फायदा भी हो गया। तो ये जो ऐसे बिजनेस में चलता है, सही बात है। तो इसमें ये नहीं कहना चाहिए भी मोदी उसको फेवर कर रहा है तो उस वजह से वो बढ़ रहा है। तो इसलिए लोग इसके खिलाफ इस वास्ते ज़्यादा है भाई ये गलत काम करता है। बाकी उसको बोलने की तमीज़ नहीं है। राहुल गांधी को मनमोहन सिंह के टाइम में उसने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, दुनिया ने देखा, टीवी में तो आ गया, उसी दिन फाड़ते हुए दिखाया। फिर बताओ इनकी क्या इज्जत रहती है? तो इस वास्ते इसको थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए अगर इसने कुछ तरक्की करनी है। बल्कि इसकी बहन जो है वो थोड़ी समझदार, प्रियंका गांधी, वो थोड़ी अकल की बात करती है, ये तो बेवकूफ़ है। आपको लगता है कि इंडिया एक सुपर पावर बन सकती है आने वाले इंडिया 20 तो साल, वर्ल्ड 30 साल? तो देखो जी, अगर कोई इनको लीडर अच्छा मिलता रहे। अब तो मोदी ने तो देखो हिंदुस्तान के नाम को 4 लगा दिए हैं। अगर कोई लीडर और इसके बाद अच्छा आता है तो ज़रूर इंडिया तरक्की करेगा। और इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त बड़ी साउंड है, तो इस वक्त थर्ड पोजीशन में आने वाले हैं। ये 5th तो पहुंच चुके हैं, पर वो कहता है 3rd में पहुंचा देना अगले साल तक, इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना? है नहीं, क्योंकि मोदी तो अब 75 साल का हो जाएगा, वो तो नहीं आएगा आगे, है नहीं। अच्छा, ये मोदी का मोस्टली लास्ट टर्म ही होगा? हाँ, अच्छा। ये उसका लास्ट, बल्कि शायद पूरा भी ना करे, क्योंकि वो 75 साल के बाद रिजाइन, लोग प्रेशर डालें तो चलो 1-2 साल और कट जाए। अच्छा। 75 की जगह 76 हो जाए, 77 हो जाए, तो बाकी आगे को तो इसको नहीं आना, है नहीं। तो आगे को तो कोई नया आदमी आएगा
अब कौन आएगा ये नहीं कह सकते। इस वक्त जो मेरी संभावना है या तो जेपी नड्डा आ सकता है, अच्छा, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, अच्छा, या योगी आदित्यनाथ, अच्छा, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, उसने यूपी में बहुत काम किया है, हम्म, बहुत तरक्की दी है यूपी को, लॉ एंड ऑर्डर ठीक मेंटेन किया है जी। नहीं तो पहले तो वहाँ पर माफिया राज था, हाँ, सारे मुसलमान सब हावी थे हर जगह, जमीनें उन्होंने गवर्नमेंट की कब्जे कर लिए, वो इसने आके सारी छुटवा दिए। जब से 1947 से प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते आ रहे हैं, हाँ। तो अभी तक का आपको क्या लगता है कि सबसे बढ़िया लीडर कौन सा रहा है? इस चीज को अगर देखा जाए तो मोदी ने आकर बहुत काम किया है। फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी मजबूत कर ली है, मिलिट्री को भी इसने काफी ताकतवर बना दिया है। उनके पास पहले वर्दियां ऐसी नहीं होती थी, यानी वाटर प्रूफ वाली है, तो इसने आकर सब कुछ पैदा, वेपन्स दिए उनको, फ्रीडम दी, जहाँ से इनको अच्छी चीज मिलती थी। अगर रशिया से मिली तो रशिया से ली, अमेरिका से मिलती थी तो अमेरिका से ली, फ्रांस से मिलती थी तो फ्रांस से ली। इसने ये नहीं कहा भाई हमने फलाना एक ही कंट्री को ऑर्डर प्लेस करना है, नहीं, उसने जगह जगह सबको अपना हिसाब से जोड़ के रखा है। और उस तरीके से उसने इंडिया को पावरफुल बना दिया है। नहीं तो चाइना टिकता नहीं था, चाइना तो अब कंट्रोल में है। सही बात है नहीं, तो ये बड़ी भारी बात है। इसने पूरे वर्ल्ड स्टेज पे हाँ, हर प्रेसिडेंट उसने हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा किया। अब जितने मोहम्मदन कंट्रीज हैं, आज तक किसी मोहम्मदन कंट्री ने किसी प्राइम मिनिस्टर को ऑनर नहीं किया। अब मोदी को क्यों करते हैं सारे के सारे मुसलमान कंट्रीज, वो उसको अपने स्टेट अवार्ड देते हैं, हाईएस्ट अवार्ड देते हैं। क्यों देते हैं? ये 8-9 कंट्रीज ने इसको अवार्ड दे दिए हैं, और तो और अमेरिका ने भी दिया, फ्रांस ने भी दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो मोदी बहुत कामयाब प्राइम मिनिस्टर रहा है। आपको क्या लगता है अमेरिका और इंडिया में कि इंडिया कभी अमेरिका से आगे निकल सकता है? इंडिया ये इतनी जल्दी नहीं निकल सकता। देखो जी, ये तो कहना गलत बात है। अमेरिका इज नंबर 1 पावर, है नहीं? वो नंबर 1 क्यों है? नंबर 1 इसलिए भी है, अमेरिका ने तरक्की की है, तो इनोवेशन थी शुरू से उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल उसके मुकाबले में कोई कंट्री नहीं है, है नहीं? तो इस वास्ते अमेरिका को सुपरसीड करना बहुत बड़ी बात होगी। That is not possible for India at this time. At this time नहीं, अगले 20 साल 30 साल में भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर है कि कई कंट्रीज को पीछे छोड़ सकते हैं, पर अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ सकते। सही बात। अभी कल परसों टीवी में आ रहा था कि चाइना ने क्यों इतनी जल्दी तरक्की की। उनका बजट ज्यादा होता है, हर चीज में ज्यादा है, और हिंदुस्तान के उसके बराबर 10% है। इसलिए क्या है ना कि जो बिजनेसेस होते हैं सारे, उनको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिबेट देती है। वही बात है ना, इनोवेशन के लिए और काम के लिए। इसलिए इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता, टाइम लगता है, टाइम लगेगा। अगर कहीं 50-100 साल के बाद इंडिया आ जाए नंबर 1 पर तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, अगर इनको प्राइम मिनिस्टर अच्छे मिलते रहे, काबिल मिले, और खूब उनको ज्ञान हो दुनिया का, या दुनिया उनकी इज्जत करे, तो इस तरीके से तब तो आगे आ सकता है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल। अगर राहुल जैसे बनेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पूरा दिन ऑलमोस्ट न्यूज ही देखते हो टीवी पे, आपको फिल्मों और म्यूजिक में रुचि क्यों नहीं है? फिल्मों में पहले इंटरेस्ट था। पहले हम सीरियल भी देखते थे। अच्छा। जब तेरी दादी जिंदा थी, सीरियल जरूर देखते थे। चलो भाई, टाइम कट जाता है। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? गाने अब क्या याद है बेटा। क्यों, आप गाते तो रहते हो? गाते रहता हुआ तो कभी कोई लाइन याद आ गई, कभी कोई लाइन याद। तो एक गा ही दो फिर। ना, मेरे कोई फेवरेट गाना नहीं। एक जो भी गाते हो वही गा दो। देखो जी, सबसे पहली पिक्चर मैंने देखी थी बरसात। अच्छा है? हाँ। बरसात पिक्चर देखी थी 1951-52 में। अच्छा है, उस वक्त मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। बरसात में निम्मी गाती है, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, बरसात में
ये समा है जा रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, मैं तुम्हारी राह में ये नैन बिछाऊं, नैन बिछाऊं। वाह 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 वाह, गाओ गाओ। तुम ना हो तुमको मेरी जान की कसम, बरसात में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। ये गाना दादी के लिए गाते थे? नहीं, मैं नहीं गाया कभी भी। कभी नहीं गाया? उसको शौक शूक नहीं था गाने गुले का। अच्छा। वो भक्ति में ज्यादा विश्वास करती थी। हाँ। उसको गाने गुले का कोई शौक नहीं। तो आपने दादी को प्रपोज कैसे किया था? प्रपोज कहाँ करना था? ले, वो तो उस वक्त कौन पूछता था हमारे को। पिताजी उनके वाकफ निकल आए, उनके साथ बात की, तो वो अगले दिन शगन लेके आ गए। तो आपने दादी से बात भी नहीं की थी? ना ना, कहाँ की थी? कर कौन करता था बेटे? अच्छा। उस वक्त तो जो माँ बाप ने कर दिया वही फाइनल है। देर न करना कहीं ये आँच टूट जाए, सांस छूट जाए, तुम ना आए तुमको लग, दिल की लगी मुझको ही जलाए, खाक में मिलाए, आग की लपटों में पुकार उठा मेरा मन, मिल न सके हाय, मिल न सके हम वाह वाह वाह। बरसात में। तो गाया करो, आप तो बड़ा अच्छा गाते हो। गाने में तो मैंने इनाम भी ले रखे हैं। अच्छा, स्कूल में? स्कूल में। अच्छा, उस टाइम पे भी कंपटीशन होते थे? कोई कोई फंक्शन हुआ तो उसमें इनाम मिल जाता था। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब हम 4th ईयर में थे, फाइनल ईयर में, उस वक्त इसकी राज कपूर की पिक्चर आई थी आह, उसमें गाना था राजा की आएगी बारात। अच्छा। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, राजा की आएगी बारात। क्या बात है। राजा के माथे तिलक लगेगा, रानी के मांग सिंदूर, रानी के मांग सिंदूर। वाह वाह। मैं भी अपने मन की आशा पूरी करूंगी जरूर, पूरी करूंगी जरूर। मेहंदी से पीले होंगे हाथ सहेलियों के साथ, मगन मैं नाचूंगी, राजा की आएगी बारात। वाह 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 वाह, क्लैपिंग। और आपकी क्या क्या हॉबीज थी? हॉबीज तो ये थी कि मैं हॉकी खेलता था। अच्छा, हॉकी भी खेलते थे? हॉकी खेलता था। कॉलेज में जब मैं पढ़ा फर्स्ट ईयर में, हाँ। तो मैं कुछ दिन हॉकी खेलने के लिए गया, तो वहाँ टीम का कैप्टन था, उसने मुझे कहा कि आप रोज आया करो। अच्छा। मेरी स्पीड भी दौड़ने की, हाँ। और हॉकी खेलने को देखकर वो इम्प्रेस हो गया कि नहीं, इसको हर खेल में रखना चाहिए। अच्छा। तो इस बात से हम चलते रहे। फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे बड़ी, हम ज्यादा आगे पीछे दौड़ भी नहीं सकते, चलता रहा। अपने तीनों बच्चों के बारे में बताओ। वीरेंद्र सबसे बड़ा है, क्योंकि ये शुरू में 5-6 साल माता जी के पास रहा। अच्छा। हमारे पास नहीं रहा। अच्छा, क्यों? एक तो प्रॉब्लम ये थी कि हम दोनों सर्विस, उसकी भी सर्विस लग गई, मेरी भी सर्विस, नई जगह थी, तो ज़्यादा वाकफियत भी नहीं थी, इसलिए थोड़ा डर के भी नौकरी ठीक चले। फिर दूसरी बात ये थी कि टम्मी जल्दी हो गई, तो इस वास्ते 2 बच्चे हमारे लिए संभालने एकदम मुश्किल हो जाते थे। फिर इसलिए माता जी के पास रहे। अच्छा। फिर जब वो 5 साल का हो गया, फिर हमने उसको मंगवा लिया, अपने पास रखा। अच्छा। दूसरे नंबर पर टम्मी, वैसे टम्मी भी साथ ही रही है हमारे। पढ़ने में बहुत ठीक अच्छी थी, पर वो तो दूसरे घर में चली गई। सबसे नंबर छोटा जो है गगन है, ये शुरू से ही मेरे पास रहा है, इसलिए मैं इसको सबसे अच्छा समझता हूँ। अच्छा। ये मेरे को ठीक गाइड करता है। मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है? तेरे बारे में, तू अपने आप ठीक था। हाँ। तेरे साथ तेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की है। हाँ। 8वीं तक तेरे को खुद पढ़ाया है, और उसके बाद तू अपने आप चल पड़ा। अच्छा। नहीं, पापा ने भी काफी पढ़वाया है। जो कुछ भी है, व्हाटएवर इट इज, हाँ। तेरी मम्मी का इसमें बहुत योगदान। हाँ।
आपने अपनी फैमिली को काफी हेल्प करी, पेरेंट्स को करी, बच्चों की करी, ग्रैंड किड्स की करी, और भी लोगों की हेल्प करी है ना जैसे, तो उनके बारे में थोड़ा अगर बताना चाहते हो। देखो, गोविंदा हमारे पास रहता था, वो अपने बेटे को लाया, को दाखिल करवा दिया, फिर पहली से लेकर 12वीं तक उस लड़के को मैंने कोई किताब मोड़ नहीं लेने दी, वो सारी दफ्तर से आ जाती थी, और एक ड्रेस मैं उसको हर साल तेरे बर्थडे पर अच्छा बनवा के देता था। तो इस तरीके से वो 12वीं बात कर गया है जी। फिर चंदर की लड़की, भाभी की बहन, वो भी 2 साल मेरे पास रही, उसको भी 10वीं करवाई, रमन को भी करवाई, उसको भी करवाई। इस तरीके से 3 बच्चों को हमने मैट्रिक करवाया। चलो बढ़िया। 1500 वॉलंटियर टीचर भी रखवाए थे। देखो, ऐसा हुआ कि सरकार ने हमारे को पावर दे दी, वॉलंटियर टीचर रखने थे, है नहीं, 600 650 रुपये तनख्वाह पर रखने थे। और फिर मैंने जो थे सारे डिस्ट्रिक्ट में जब घूम के जितने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थे, ब्लॉक बने हुए थे, वहाँ जाके इंटरव्यू कंडक्ट किए। अच्छा, आपने खुद? मैंने खुद किए, मेरे साथ 2 आदमी और होते थे। अच्छा। एक प्राइमरी का तो एक सेकेंडरी का। अच्छा। तो इस तरीके से वो 1500 आदमी लगा दिए। अच्छा। लगा के लिस्टें बना के सील करके अपने मंत्री को भेज दी। अच्छा। फिर उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। 1000 तो नाहन में किए, 500 तो मैं धर्मशाला में अपॉइंटमेंट करके आया था। अच्छा। 2 जगह किए, 1500 नौकरियां दी है लोगों को। ये अब हम पॉडकास्ट का एंड करने वाले हैं। आप एक एडवाइस जो आप लोगों को बताना चाहते हो, जो आपने अपनी जिंदगी में सीखा हो, या कुछ आप बताना चाहते हो कि ये करना चाहिए अपनी जिंदगी में, ऐसे रहना चाहिए, आप एक एडवाइस वो कौन सी देना चाहोगे सबको? मैं तो बच्चों को यही एडवाइस करूंगा कि जहाँ भी रहें अपना काम ईमानदारी के साथ करें और खूब मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को ऊपर उठाने की कोशिश करें। तो उससे ये होगा कि फिर जो उनके आने वाले बच्चे होंगे इसी रूल को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। इसका ये फ़र्क पड़ेगा कि वो हमारा ख़ानदान जो है बहुत दूर तक चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो जो बेसिकली लेगेसी है, फैमिली की लेगेसी है, वो चलती रहेगी। आप एक एडवाइस वो कौन सी देना चाहोगे सबको, स्पेशली मुझे जो आपका पोता है? देखो बेटा, हम तो ये कहेंगे कि आप माँ बाप के कहने से अपनी शादी करो, शादी करके फिर इनके पास कुछ देर रखो, अपनी पत्नी को, या आप भी रहो, है नी। उसके बाद जहाँ भी आप जाओ, ठीक है, चाहे ठीक से रहो, परमात्मा आपको सफलता देगा। कोई ऐसी बात नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। माँ बाप की इच्छा जरूर सुननी है, उनकी बात माननी है। हम तो यही एडवाइस करेंगे